हेलो स्टूडेंट्स, मैं सच्चिदानंद आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आई एम फाइन हियर, आई थिंक यू विल बी फाइन देयर आल्सो। मैं यहाँ पर अच्छे से हूँ और स्वस्थ हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी ग्रामर सीरीज़ की पहली क्लास है जिसमें हमने टेंस को चूज़ किया है। और आप सभी के मन में ये भी आ सकता है कि हमने टेंस को ही क्यों चूज़ किया है। तो मैं आपको अपने मन की बात बता दूं कि एज ए स्टूडेंट मैंने अपने लाइफ में ये फील किया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट पूरे ग्रामर में ट्रांसलेशन पोर्शन वो पहले सीख लेता है तो बाकी उसके बाद की चीज़ें जो है वो और आसानी से सीख सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों की सरलता के लिए जो मेरी समझ में जो आया, इसलिए मैं टेंस को चूज़ किया है मैंने। और मैं टेंस के बारे में बता दूं कि टेंस शब्द लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है समय या काल। तो आप कह सकते हैं एज ए डेफिनेशन कि द वर्ड विच डिनोट्स द टाइम इज़ कॉल्ड टेंस। वह शब्द जो समय का बोध कराए उसे टेंस कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि वह शब्द जिससे समय का पता चले उसे टेंस कहते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं जिसमें से मैं बता दूं कि लिख देता हूं ब्लैक बोर्ड पर ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस हमें चूँकि सीरियल वाइज पढ़ेंगे, पहले हमें प्रेजेंट टेंस पढ़ना है। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। अभी हम इसकी चर्चा कोई भी नहीं करेंगे, दूसरे प्रेजेंट पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की चर्चा हम नहीं करेंगे। जब इसका नंबर आएगा तब उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे। आज हमारा ये टॉपिक है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल हिंदी में इसे कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, और चौथे नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस। अब पहले नंबर पर हमें ये पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, मैं इसके बारे में कुछ बता दूं आपको। प्रेजेंट, इसकी पहचान पहले सुन लीजिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत, इसको मैं मिटा सकता हूं, बाकी जिससे हमारा काम है सिर्फ वही रहेगा। जब सीरियल वाइज आएगा तो मैं आपको फिर लिख दूंगा। ब्लैक बोर्ड पे स्पेस नहीं है इसलिए हमें मिटाना पड़ रहा है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान ये है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, हम हिंदी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, इसलिए हिंदी भाषा में हम जितनी आसानी से कोई भी भाषा सीख सकते हैं उसके माध्यम से, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, आसानी होगी। इसलिए जिस हिंदी भाषा के क्रिया के अंत में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्रिया के अंत में, जैसे एक सेंटेंस मैं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे वह खाता है, वह खाता है। अभी हम ये कहें, ये भी कह सकते हैं कि ही ईट्स। जब आप इसका अर्थ ये लगाएंगे, वह खाता, खाता मीन्स क्रिया करता है, वह खाता है। अगर मैं ये कर दूं कि जैसे आपको समझाने के लिए कि वह मेरा बैंक का खाता है,
अब बैंक शब्द हटा दें, वह खाता है, इसका मतलब मेरा अकाउंट का खाता है। तो यहाँ पे ये नहीं कहेंगे ही ईट्स, जबकि ये कहेंगे कि दैट इज़ एन अकाउंट, ये कहेंगे। तो और जब हम ये कहते हैं कि हमारा डेफिनेशन ये है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आए, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं उसके प्रकार के रूप में। जैसे एक पॉजिटिव, मैं कह दूं कि अफर्मेटिव, इसको 2 नाम है इसका। अफर्मेटिव, इसे पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये 3 है। एक आप कह सकते हैं जब ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब दोनों किसी सेंटेंस में आ जाएं, आगे मैं बताऊंगा, तो आप ये कहेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों आ जाता है किसी किसी सेंटेंस में, नेगेटिव। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 4 भाग हमने लिख दिया है। इसमें से पहला नंबर आता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव। तो अफर्मेटिव में आप कह सकते हैं कि जैसे एक सेंटेंस मैं लेता हूं आपको, वह किताब पढ़ता है। हिंदी में आप कहते हैं इसे सकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं शब्द ना हो, वहाँ पे वह किताब पढ़ता है। मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं, ये हिंदी का वाक्य है, ये हिंदी का वाक्य है। इसका पैटर्न स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता दूं मैं, ताकि आपको अनुवाद करने में आसानी हो। हिंदी का पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ये लास्ट में वर्ब आता है, वर्ब। और जबकि और जो इंग्लिश का पैटर्न है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सब्जेक्ट तो सबसे दोनों में आएगा, सब्जेक्ट प्लस, और यहाँ पे ये वर्ब आ जाता है, उल्टा हो जाता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर का तरीका 2 है, हिंदी का अलग है और इंग्लिश का अलग है। अब देखिए, अब किसी सेंटेंस को पहचानने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। बस यहाँ जिसकी जितना ज़रूरत है उतना हम आपको बता दें कि जैसे हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हम कैसे पाएंगे, कैसे हम ये समझेंगे कि ये सब्जेक्ट है। और फिर उसके बाद आता है, चलिए सब्जेक्ट पहले निकाल लेते हैं। सब्जेक्ट में आप हु लगाइए, सेंटेंस में जब हु लगा के आप प्रश्न करेंगे तो आपको लगेगा कि रिजल्ट में आएगा, जो आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, यहाँ पे हमने कौन लगाया, तो कौन किताब पढ़ता है, कौन किताब पढ़ता है, सब्जेक्ट मिला ही, वह, इसको अंग्रेजी में कहेंगे ही। अब हमें क्या चाहिए, चूंकि हम इंग्लिश पैटर्न पे बता रहे हैं आपको, अब वर्ब चाहिए। वर्ब में वर्ब ढूंढने के लिए हमें व्हाट एक्शन से प्रश्न करेंगे लगा के, व्हाट एक्शन, व्हाट एक्शन। अब हमें वर्ब ढूंढना है तो कहेंगे वह किताब पढ़ता है, वह क्या करता है, क्या एक्शन करता है। तो हमें प्रश्न में मिलेगा कि पढ़ता है, पढ़ता है की अंग्रेजी होती है रीड। अब हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट भी क्या लगाने से मिलता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्या लगाने से मिलता है। अब हम जब प्रश्न करेंगे
सेंटेंस में क्रिया में लगा के आप जब प्रश्न करेंगे वह क्या करता है, सॉरी वह क्या पढ़ता है, तो जब उत्तर में मिलेगा हमको किताब पढ़ता है। किताब को अंग्रेजी में कहते हैं ए बुक। ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति एक बार में एक ही किताब पढ़ सकता है, इसलिए ये लगा रहे हैं। ये हमारा सेंटेंस हो गया स्ट्रक्चर। अब हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, सब्जेक्ट ही हो गया। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब हमारा क्या मिला है उत्तर में, जब हम प्रश्न किए तो रीड मिला है, ही रीड। अब हम आपको ये बता दें कि इंग्लिश में ये रूल है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि इंग्लिश की सारी क्रियाएं हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं। उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंत में यस या ईएस लगाते हैं। कब यस लगेगा, कब ईएस लगेगा, ये हम आपको जब वर्ब डिटेल में पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। बस आप इतना इस समय यही समझिए कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमारी क्रिया भी सिंगुलर होगी, और सिंगुलर बनाने के लिए उसे क्रिया के अंत में यस या ईएस लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा। वहीं ही रीड्स हमें वर्ब भी मिल गया। ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए बुक। ही रीड्स अ बुक। ये हमारा सेंटेंस अब जाके क्लियर हुआ। एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पे अगर ये कर दें, वे किताब पढ़ते हैं, वे किताब पढ़ते हैं, वे किताब पढ़ते हैं। हमारा अब इसके अनुसार हम करेंगे कि चूँकि हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट जब प्रश्न करेंगे हम सब सेंटेंस में कि कौन किताब पढ़ता है, सब्जेक्ट हमें कौन लगाने से मिलेगा, तो उत्तर में आएगा ये दे। हम यहाँ पे लिखेंगे दे। ये अनुवाद कैसे किया जाता है हिंदी सेंटेंस से अंग्रेजी में, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट सॉरी इंग्लिश हमें करना है, इसलिए वर्ब चाहिए। वर्ब आ गया हमारा। हम इसको नंबरिंग कर दें तो आपको समझने में आसानी होगी। ये हो गया वर्ब हमारा रीड है, रीड है। और इसमें हम यस लगाएं, इसमें नहीं लगाएंगे। इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी होगी, और क्रिया ऑलरेडी अपने मूल रूप में प्लूरल होती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस यस लगाते हैं। और जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हो गया, दे प्लूरल है, तो यहाँ पे रीड हम ज्यों का त्यों रख देंगे, क्योंकि ये अपने मूल रूप में प्लूरल है। दे रीड अ बुक। वे किताब पढ़ते हैं। ये हमारा हो गया पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, एक हो गया इसका। अब हम इसको मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है, इसलिए हमें और आगे बताना है। इसको समझ में आ गया होगा, मेरा ख्याल है आप लोगों को। मिटा देते हैं। अब हमारा दूसरे नंबर पर आता है नेगेटिव सेंटेंस। हम लिख देते हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वह है जिस वाक्य में नहीं शब्द आए, नहीं शब्द आए, इसको अंग्रेजी में नॉट कहेंगे, तो उसे आप समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस पहले नंबर पर था, उसके पैटर्न पर हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे। इसका पैटर्न अलग है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए पहले एक वाक्य हम हिंदी में लिखते हैं, फिर उसी को हम ट्रांसलेट करने का प्रयत्न करेंगे। वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। इसका स्ट्रक्चर हम बना दें कि पहले सब्जेक्ट रहेगा प्लस डू नॉट। डू नॉट जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा यहाँ पे डू नॉट, या डज नॉट। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पे हम करेंगे डज नॉट का प्रयोग। ये सिंगुलर दोनों रहेगा, सिंगुलर रहेगा।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हम इसलिए बना रहे हैं ताकि ट्रांसलेट करने में आप लोगों को भी आसानी हो। ये होगा। अब देखिए, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमने आपको बताया कि क्रिया में जब हम कौन लगाने से प्रश्न करेंगे, जैसे वह किताब पढ़ता है, कौन किताब पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता है। वह को अंग्रेजी में कहेंगे ही। अब चूंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे आएंगे सिंगुलर डज नॉट के पास। ही डज नॉट, अब मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट रीड, ये वर्ब हो गया। अब लास्ट में बचा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया कि सेंटेंस में जब हम क्या से प्रश्न करेंगे, व्हाट से, तब हमारा ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब प्रश्न कीजिए कि वह किताब नहीं पढ़ता है। वह क्या नहीं पढ़ता है? आ गया हमारा किताब नहीं पढ़ता है। तो किताब को अंग्रेजी में कहते हैं बुक। ये हमने इसलिए लगा दिया अपने से कि कोई भी व्यक्ति एक बार में एक ही किताब पढ़ सकता है, इसलिए ए बुक। ही डज नॉट रीड अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। ये हमारा नेगेटिव हो गया। एक हम प्लूरल का सेंटेंस ले लेते हैं हिंदी में। हम यहीं से आपको वे यहीं से बना देते हैं ताकि आप लोग समझने में, वे किताब नहीं पढ़ते हैं, वे किताब नहीं पढ़ते हैं। अब हमारा वे सब्जेक्ट हमें चाहिए। पहले वे की अंग्रेजी लिखेंगे दे। अब चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पे सिंगुलर ये हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग हुआ है। और चूंकि जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर हम करेंगे डू नॉट का प्रयोग। ये सिंगुलर के लिए है, ये प्लूरल के लिए है। और दे डू नॉट रीड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बुक। दे डू नॉट रीड अ बुक। समझ में आ गया होगा। ये हमारा नेगेटिव खत्म हो गया। अब हम इसको मिटा देना चाहते हैं, स्पेस नहीं है बोर्ड पर इसलिए मिटाना पड़ रहा है। अब हमारा तीसरे नंबर पर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिखने की आवश्यकता नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह है जिसमें क्या शब्द आया हो उससे प्रश्न पूछा जाए। जैसे वही सेंटेंस हम फिर से दोहराएंगे, क्या वह किताब पढ़ता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इंट्रोगेटिव मार्क सेंटेंस के आखिर में रहता है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ये एक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है और दूसरा सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हिंदी वाक्य में क्या पहले आता है और इसकी अंग्रेज़ी हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या शब्द की व्हाट अंग्रेज़ी नहीं लिखेंगे, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है उसको पहले लिख देंगे। जैसे हम स्ट्रक्चर बना देते हैं और आप वीडियो पॉज करके इसे आप समझ सकते हैं, अपने कॉपी पर रफ पर लिख सकते हैं। जैसे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव मार्क हमेशा रहेगा। एक सेंटेंस वह किताब पढ़ता है। अब हमने ये बताया कि सबसे पहले चूंकि वह सब्जेक्ट हमारा वह है, वह कौन सा, ये सिंगुलर नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले ये प्लूरल के लिए है और ये डज सिंगुलर के लिए है। तो हम पहले यहाँ पे करेंगे डज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है। डज ही, अब हमें सब्जेक्ट हो गया डज हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट हमारा ही। डज ही पढ़ना की अंग्रेजी ये वर्ब है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो डज ही रीड हो गया। हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट हमने अभी 2 बार बताए हम कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या लगाने से मिलता है। वह क्या पढ़ता है, जब हम प्रश्न करेंगे
तो उत्तर में मिलेगा किताब पढ़ता है। तो डज ही रीड अ बुक, क्या वह एक किताब पढ़ता है, इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। और इसी को जब हम प्लूरल कर देंगे, हम उसी सेंटेंस को लिख रहे हैं ताकि आप समझ सके कहाँ से चेंजिंग हो रही है। क्या वे किताब पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अब हमारा क्या चेंज होगा, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा और हाँ, और यहाँ पे प्लूरल कर देंगे। डू सब्जेक्ट यहाँ वहाँ पे ही था, अब हमारा वे आ गया। डू दे रीड अ बुक, क्या वे ये किताब पढ़ते हैं। ये हो गया एक सिंगुलर एक प्लूरल सेंटेंस हो गया। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया कि जब सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में क्या पहले आ जाए तो वो सब्जेक्ट, वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। और इंग्लिश जब करेंगे तो डू या डज हम पहले लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया डू, या यहाँ पे डज या डू। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन वो है, इसको हम मिटा देना चाहते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन वो है जिसमें हिंदी में क्या, क्यों, कब, कैसे, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड पहले बीच में आए। जैसे वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है। इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे पहले उसका जो बीच में क्या शब्द आया है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेते हैं। जैसे वाट प्लस डू या डज, डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए। व्हाट डज प्लस ये यहाँ पे हम सब्जेक्ट करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इंट्रोगेटिव मार्क लगाना ना भूलें। अब हम इसका जब ट्रांसलेट करेंगे, हमें व्हाट शब्द पहले, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इसके स्थान पर इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आए तो इसको हम पहले लिख लें। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो डू, अगर सिंगुलर है तो डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमारा होगा इंट्रोगेटिव वर्ड। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम ये कहेंगे, लिखेंगे, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है। ये क्या है, व्हाट, क्या, व्हाट डज हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट सिमिलर है। व्हाट डज ही, और ये सब्जेक्ट हो गया। अब हमें वर्ब लिखना है, व्हाट डज ही रीड। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो आपको भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, यहीं पे अगर ये कर दें, वे क्या पढ़ते हैं, वे क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं चेंज होगा, बस सिर्फ यहाँ पे व्हाट। अब चूंकि वे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हम यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। व्हाट डू, सब्जेक्ट हमारा दे, व्हाट डू दे रीड। इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। इंट्रोगेटिव हो गया हमारा तीसरे नंबर का। एक और आता है चौथे नंबर पे, हालांकि बुक में नहीं लिखा है, लेकिन जब सेंटेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे। इसके लिए हमने अपने से ये लिख दिया कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों। इसको हम मिटा के
ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें दोनों रहेगा। दोनों से तात्पर्य हमारा ये है, इंट्रोगेटिव भी रहेगा, प्रश्नवाचक भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है? क्या वह किताब नहीं पढ़ता है? अब देखिए इसमें क्या भी आया है और नहीं भी, यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आया है। तो इसमें कुछ अलग से चेंजिंग नहीं करते, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे ये इंट्रोगेटिव वर्ड चलिए इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज, डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, प्लस सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे जब नेगेटिव रहेगा तो नॉट लिख लेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, क्योंकि वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव का प्रयोग तब करेंगे जब ये हमारा क्या शब्द वाक्य के बीच में आए। क्योंकि इसमें बीच में नहीं आया है तो इसको अभी पेंडिंग में रखेंगे, ये हम दूसरे सेंटेंस में आपको बताएंगे। यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे डज प्लस सब्जेक्ट ये ही हो गया, वह की अंग्रेजी ही, डज ही। अब इसके बाद नॉट, डज ही नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, डज ही नॉट रीड अ बुक, क्या वह एक किताब नहीं पढ़ता है, ये हो गया। अब हम सेंटेंस बदल रहे हैं, इसी को, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि क्या शब्द हिंदी में पहले आएगा। अब हम बीच में ला देते हैं, इसको मिटा के वह क्या नहीं पढ़ता है, वह क्या नहीं पढ़ता है। अब देखिए क्या भी आया है और नहीं भी आया है, तब जाके हम इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिख देंगे, बाकी सेम पैटर्न वही रहेगा। जैसे वाट, इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा वाट, क्योंकि ये वह शब्द है इसलिए सिंगुलर है। वाट डज ही नॉट रीड, वह क्या नहीं पढ़ता, वाट डज ही नॉट रीड, वह क्या नहीं पढ़ता है, ये हो गया। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। आज की हमारी ये क्लास, पहली क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं कि आप पर हम ज़्यादा बर्डन देना नहीं चाहते। बस जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेंस के जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और उस पर मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और इससे जो रिलेटेड रूल्स हैं उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ताकि जो है आपका जैसे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं एसएससी से रिलेटेड या बैंकिंग या सीपीओ, इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको बेनिफिशियल हो सके। और जब डिटेल, अभी तो हम आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहे हैं, आप हमारे साथ जब जुड़े रहेंगे तो ग्रामर की पूरी सीरीज़ पढ़ने के बाद आप ये महसूस कर सकेंगे कि कोई कुछ भी नहीं बचा है ग्रामर में। ये हमारा आपसे वादा है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।